हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो। आज हम करने वाले हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने पहले की वीडियोस जाके नहीं देखी हैं तो पहले की वीडियोस को जाके देखें, अपना कंसेप्ट क्लियर रखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। आप लोग जितना हो सके प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है। चलिए आप लोगों का टाइम खराब नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, अच्छा अपना सेम ही फॉर्मूला रखना है हमें, फंडा अपना सेम होगा। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में उसका आंसर देखेंगे कि क्या है और कैसे लिखना है, ठीक है। स्टेट द ड्यूअल रोल ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स इन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन एक टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? पॉलीमर का बनना, मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन होना, ओके। तो ड्यूअल रोल हमें बताना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का, ओके। आंसर देखिए कैसे लिखना है। ये एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट। देखो सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो होता है जिससे प्रोडक्ट बने, ठीक है। इसके ऊपर क्या एक्ट करेंगे? एंजाइम्स। एंजाइम्स एक्ट करेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ओके। तो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। और दूसरा क्या है यहाँ पे? प्रोवाइड एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है वो हमें एज अ प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। और प्रोवाइड करेगा एनर्जी कहाँ से? फ्रॉम द टर्मिनल टू फॉस्फेट्स। आपको पता है कि फॉस्फेट होता है और जो टर्मिनल फॉस्फेट होते हैं उनसे एनर्जी मिलती है, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज, नेम वन अमाइनो एसिड विच इज कोडेड बाय वन कोडॉन। ये वन कोडॉन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देती हूँ। एक अमाइनो एसिड का नाम बताना है जो कि कोड होता है बाय द वन कोडॉन। क्या होता है वो? मिथियोनिन, एंड उसको ट्रिप्टोफैन भी बोलते हैं, ओके। मिथियोनिन एंड द ट्रिप्टोफैन। ये क्या होता है? ये होता है स्टार्ट कोडॉन। जहाँ पे मिथियोनिन आ जाता है मतलब स्टार्ट हो जाता है, ओके। ये स्टार्टिंग कोडॉन बोला जाता है इसको। और ये AUG होता है, AUG कोड फॉर द मिथियोनिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज RNA मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू DNA। देखो DNA के कंपैरिजन में RNA मोर रिएक्टिव क्यों है? भाई ऐसा क्यों है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है और DNA कम रिएक्टिव है? पहले थोड़ा सा खुद का कॉमन सेंस लगाओ आप लोग। अगर DNA ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो हेरिडेटरी मटेरियल नहीं होगा, मतलब कि वो जनरेशन्स में आगे पास नहीं होगा, ठीक है। तो DNA को ये चाहिए कि वो लेस रिएक्टिव हो ताकि वो एज अ हेरिडिटी मटेरियल बन सके, ओके। RNA ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA होता है, ठीक है। इसीलिए RNA को प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल नहीं बताया गया। RNA जेनेटिक मटेरियल होता है बट कुछ वायरसेस के केस में, ओके। तो देखो क्या होता है, 2H पोजीशन, 2OH प्रेजेंट इन द RNA इन एवरी न्यूक्लियोटाइड मास्क मेक्स इट रिएक्टिव। इसको रिएक्टिव बनाने के लिए सेकेंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट होता है RNA के अंदर, ठीक है। अब आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई गई हैं। क्या है? डीऑक्सीराइबोज एंड द राइबोज। उसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है डीऑक्सीराइबोज का C5H10O4 एंड द राइबोज का है C5H10O5, ओके। यहाँ पे एक O कहाँ से एक्स्ट्रा ऐड हो गया? क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आप लोग राइबोज के अगर इस फिगर में देख पा रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे एक O है, ठीक है, OH है। जबकि डीऑक्सीराइबोज के केस में यहाँ पे O प्रेजेंट नहीं है, ओनली यहाँ पे H है, ठीक है। ये OH प्रेजेंट होने की वजह से क्या है? ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके। ये है ज़्यादा रिएक्टिव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द एंजाइम्स। एंजाइम का नाम बताना है दैट इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन ऑफ द DNA स्ट्रैंड।
क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। हमें एंजाइम का नाम बताना है जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन क्या होता है? देखो हमारा मेन मोटो क्या है, क्या मोटिव है हमारा, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए की कॉपी का बनना। अब कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन और डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन ये दो टाइप के हैं, आगे चल के हम लोग ये भी अच्छे से पढ़ेंगे। एक ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा जो कि कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होगा, ओके। डीएनए पॉलीमरेज उस एंजाइम का नाम है जो इन्वॉल्व होता है इन द कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, ओके। डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज का काम क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, ओके। पॉलीमरेज का काम है एडिशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और यू कैन से न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, को ऐड कराने का काम करता है पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑल्दो अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज नो डिफाइंड न्यूक्लियस येट डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। देखो भाई, जो डीएनए होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, अच्छे से समझना, प्रोकैरियोटिक सेल के पास में कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता सेल में, ठीक है। अब जैसे यूकैरियोटिक की अगर मैं बात करती हूँ तो सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ये है जेनेटिक मटेरियल, ओके। लेकिन जब प्रोकैरियोट्स की बात चलती है तो ये जेनेटिक मटेरियल इसका स्कैटर्ड नहीं होता है, जबकि इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो मतलब कुछ ऐसे से पड़ा मिलेगा इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब आंसर में देखो क्या है, इन द प्रोकैरियोटिक सेल द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल but present in the form of a membrane-less structure called nucleoid। जहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात आती है वहाँ पे एक शब्द आता है, न्यूक्लियस वहाँ पे नहीं आता, वहाँ पे न्यूक्लियोइड आता है। न्यूक्लियोइड का मतलब है कि उसके मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन इसको बाइंड करने के लिए, ताकि ये स्कैटर्ड ना लगे सेल में, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कुछ प्रोटीन इसको होल्ड कर लेंगे, ठीक है। यू कैन से दैट कि यहाँ पे है, यहाँ प्रोकैरियोटिक के केस में नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में हिस्टोनिक प्रोटीन्स चलते हैं, ठीक है। 5 टाइप के होते हैं, ये मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप लोग अच्छे से एक एक डिटेल को समझें, ओके। यहाँ पे है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और ये क्या है, बाहर में यहाँ पे बाइंड है डीएनए। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए का यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है कि यूकैरियोट के केस में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और प्रोकैरियोट के केस में नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को क्या करेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बाउंड कर लेंगे, ठीक है, उसको एक टाइप से बांध लेंगे। अब बांध ही लिया, अगर बाउंड ही हो गया है तो वो स्कैटर्ड नहीं लगेगा, ओके। अगर बाउंड नहीं होगा तो कुछ ऐसा सा पड़ा मिलेगा, लेकिन बाउंड होने के बाद में क्या होगा, ये देखो कुछ ऐसा सा लगेगा और उससे क्या हो जाएगा, ये इतना बड़ा डीएनए कम स्पेस में ये बाउंड हो जाएगा और अरेंज हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया अच्छे से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अ कोडिंग स्ट्रैंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ऑल्दो ये बहुत छोटा है बट फिर भी आप लोग इसको अच्छे से समझो। देखो क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे फंक्शन क्या होता है इनका फंक्शन है कोड्स फॉर द प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो प्रोटीन की हम बात करते हैं कि डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से फिर आरएनए बना, आरएनए से फिर प्रोटीन बना, ठीक है। जो लास्ट में हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड की वजह से, ओके। और कोडिंग स्ट्रैंड में क्या फंक्शन है, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। देखो नाम में तो कोडिंग है लेकिन ये करता धरता कुछ नहीं है। तो क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वही कोड करेगा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए, ओके। और कोडिंग स्ट्रैंड क्या करेगा,
कोई काम धंधे का नहीं है ये, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ना ही ये कोड करता है, बट ये स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। ओके, दूसरा है इसकी पोलैरिटी की बात करते हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3' to 5', जबकि कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5' to 3'। ओके, देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट T से स्टार्ट होता है और 3 भी T से स्टार्ट होता है, T से स्टार्ट होता है ना, 3 ये T, तो आप ऐसे करके याद रख लेना कि T, ठीक है, तो 3' to 5' ये चलेगा, और बाकी दूसरे वाला इसके अपोजिट है 5' to 3'। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अभी स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चंस छोटे हैं लेकिन लास्ट में क्वेश्चन लेंथी है, तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें। ओके, व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर ऑफ द DNA हेलिक्स constitute the repeating unit of a structure in a nucleus called the chromatin। देखो क्या होता है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। आप न्यूक्लियोसोम के बारे में जब भी पढ़ते हो तब क्या पढ़ते हो, आप ये देखते हो कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे DNA की रैपिंग हो रखी है इसके अराउंड में। आप लोग यही समझते हो न्यूक्लियोसोम से कि भाई हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है बाउंड करेगा DNA को। ओके, क्या है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्रोमैटिन जिसको बोलते हैं, उसको ये क्या करता है, उसको ये बाउंड कर लेता है। ठीक है, इन द न्यूक्लियस द न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमैटिन सीन एज द बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या है? देखो, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एक टाइप की रस्सी, ठीक है, एक टाइप का तार मान लो आप, और उस पर बीड्स लगे हैं, छोटे छोटे बीड्स लगे हैं। ठीक है, ये होता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। और न्यूक्लियोसोम कैसा लगता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के अराउंड में DNA की रैपिंग होती है, और ये क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट होती है, रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, ये अराउंड 200 बेस पेयर्स ऑफ द DNA हेलिक्स को बाउंड कर लेता है। अब इसमें देखो क्या है, ये पूरा मॉडल मैं आपको छोटा सा समझा देती हूँ। DNA होता है, DNA फिर न्यूक्लियोसोम, DNA से न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसा लगेगा? बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ये 10 नैनोमीटर होगा, उसके बाद में सोलेनॉइड लगेगा, कुछ ऐसा सा लगेगा, दोनों तरफ में बीड्स दिखेंगे, उसके बाद में क्रोमैटिन फाइबर होगा, उसके बाद में क्रोमैटिड होगा, एंड देन क्रोमोसोम होगा। ये एक बता रखा है कि कैसे DNA अरेंज होता है। ठीक है, DNA की अरेंजमेंट दिखाई हुई है कि यहाँ पे आप लोग जो क्रोमोसोम देख पा रहे हो उसके अंदर ये सारी अरेंजमेंट होती है पहले। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो आप लोगों को पता है DNA का, उसके अंदर ये अरेंजमेंट्स चलती हैं कि पहले वो न्यूक्लियोसोम जैसा दिखता है, उसके बाद में वो सोलेनॉइड जैसा दिखता है, उसके बाद में क्रोमैटिन फाइबर लाइक देखते हैं हम लोग उसको, फिर उसको क्रोमैटिड्स बोल दिया जाता है, देन लास्ट में क्रोमोसोम। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, what are the N-glycosidic linkage and the phosphodiester linkage? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज और N-ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। देखो क्या है, सबसे पहले ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की हम लोग बात करते हैं। अ नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ द 1 कार्बन पेंटोज शुगर। नाइट्रोजिनस बेस अटैच होगा 1 कार्बन पेंटोज शुगर पे, किसके थ्रू? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, N-ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, नाइट्रोजिनस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस लिंक है किस पे? OH ग्रुप ऑफ द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर। ओके, और दूसरे वाला क्या है? फोस्फेट ग्रुप। देखो फोस्फो से क्या मतलब है? फोस्फेट ग्रुप लिंक्ड है। ओके, फोस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH ऑफ द 5 कार्बन थ्रू द फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब इस बात को और अच्छे से समझो क्या है। देखो यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप का किसके साथ में लिंक्ड है? फोस्फेट ग्रुप का यहाँ पे लिंक है नाइट्रोजिनस नहीं, शुगर के साथ में। ठीक है, ये जो पेंटोज शुगर यहाँ पे दिया हुआ है इसके साथ में लिंक है फॉस्फेट का, तो ये क्या होगा? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगा।
ओके। और दूसरा क्या है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में क्या है, यहाँ पे ये नाइट्रोजिनस बेस से अटैच होगा और ये क्या है, शुगर है पेंटोज। ओके, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो लिंकेज होगी वो होगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, और फोस्फेट के बीच में और क्या, शुगर के बीच में जो लिंकेज होगी उसको बोलेंगे फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। बेसिकली इसमें फोस्फेट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, शुगर एंड द फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट को क्या माना जाता है, बैकबोन माना जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th, अ डीएनए सेगमेंट। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, एनसीईआरटी का एक कुछ सिमिलर क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने और कराया ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। अ डीएनए सेगमेंट हैज़ द टोटल ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, एक डीएनए का सेगमेंट है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, डीएनए का सेगमेंट है, उसके पास में टोटल 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 240 ऑफ देम आर एडेनिन, मतलब एडेनिन कितनी है, 240 है, कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स। हाउ मैनी पिरामिडीन्स बेसिस दिस डीएनए सेगमेंट पजेस। पिरामिडीन्स क्या होते हैं, पिरामिडीन्स होते हैं थाइमीन एंड द साइटोसिन। आप लोग ये कंफ्यूजन अपना क्लियर करो, प्यूरिन्स और दूसरा क्या होता है, पिरामिडीन्स, ठीक है। पिरामिडीन्स में क्या आता है, पिरामिडीन्स में आता है थाइमीन एंड द साइटोसिन, और इसमें क्या आता है, एजी पूरी दो, ठीक है। ऐसे करके याद रखना आप लोग, प्यूरिन के अंदर आता है ए और जी, एजी पूरी दो, ठीक है, एजी पूरी। और दूसरे में पायरेमिडीन्स में क्या आएगा, टी एंड सी, जो बच गए हैं वो पायरेमिडीन्स में आ जाएंगे। अब देखो क्या होता है, अब एक लो है 4 गैप लो, उसमें क्या होता है, प्यूरिन्स की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है पायरेमिडीन्स के, ठीक है। 4 गैप रूल क्या कहता है कि प्यूरिन्स रेशो इज इक्वल टू द पायरेमिडीन्स। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है उससे अच्छे से समझो, आगे क्या पूछा गया है। आगे ये पूछा गया है कि हाउ मैनी पायरेमिडीन बेसिस प्रेजेंट हैं उस डीएनए के सेगमेंट में। देखो, ए इज इक्वल टू टी, ये आप सबको पता है कि ए की पेयरिंग टी के साथ में होती है, ठीक है। ए का अपने पास में दिया हुआ है 240, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 240, और अगर ए का 240 है तो जाहिर सी बात है कि टी का भी कितना होगा, 240 होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग, ए टी को, तो अपने पास में 480 आ गया। इतना समझ में आया भाई, जितना ए का है उतना ही टी का है, क्योंकि ए टी के साथ में पेयरिंग बनाता है। ओके, अब उसके बाद में जीसी का निकाल सकते हैं हम लोग। जीसी का कैसे निकाल सकते हैं, जो बच गया है, मतलब 1000 में से जो अपना आंसर है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अपने पास में आ गया 520, मतलब क्या है भाई, यहाँ पे 260 तो जी के पास में चला गया और यहाँ पे 260 चला गया सी के पास में। देखो फिर से समझो, ए और टी का बराबर बराबर है, तो ये हो गया 480। अब 1000 में से 480 को माइनस कर दोगे, जितना आया वो जीसी का होगा, ठीक है। यहाँ पे 520 आया है तो यहाँ पे 260 आ जाएगा जी के पास में, और सी के पास में आ जाएगा 260, ठीक है, हाफ हाफ चला जाएगा। अब पायरेमिडीन्स पूछे हैं, मैंने क्वेश्चन में बताया पायरेमिडीन्स क्या होते हैं। पायरेमिडीन्स में आते हैं टी एंड सी। भाई टी का आपको पता है 240 होता है, और सी का अब हमें यहाँ से मिल गया 260, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज़ 500। तो यहाँ पे पायरेमिडीन बेसिस है 500, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आपको कोई भी दी गई हो, पायरेमिडीन्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अगर यहाँ पे प्यूरिन्स का भी लिखा होता तो भी कंफ्यूज मत होना, प्यूरिन्स का मतलब है ए और जी, ठीक है। अगर ए का जितना अमाउंट दे रखी है उतना ही होगी टी की, ठीक है, और उसके बाद में जो भी टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे, फिर बाकी के बचे हुए की हाफ हाफ हो जाएगी। तो ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ डिड द केमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गेट एस्टेब्लिश्ड। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो कैसे एस्टेब्लिश हुआ, उसका केमिकल नेचर कैसे पता लगा। और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी
डिस्कस द कंक्लूजन ही अराइव्ड, एंड सेकंड पार्ट है इसका स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकलॉड, मैकार्टी एंड अफेरी। इनकी कंट्रीब्यूशन बतानी है, ठीक है। तो एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं क्या है। देखो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और यू कैन से द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये समझो क्या है, थोड़ा सा डिटेल में मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 1928 में क्या हुआ था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ठीक है। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और वो एक्सपेरिमेंट किस पे चला, एक्सपेरिमेंट चला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे ये चला एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। ड्यूरिंग द, इसको बोलते हैं, और इसको डिप्लोकोकस निमोनी भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी, थोड़ा सा याद रख लेना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट आ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो भाई इसका लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट चला था, उसमें एक एक करके देखेंगे हम लोग कि क्या क्या उसमें देखने को मिले थे, क्या कंक्लूजन था, ठीक है। बैक्टीरिया ने अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज किया कैसे चेंज किया वो भी आगे बताती हूँ मैं। देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को या फिर उसको नीमोकोकस भी बोलते हैं, जब इसको ग्रो किया गया कल्चर प्लेट पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट चला, आपको पता है ग्रिफिथ जी ने किया था, ठीक है। इसको जब ग्रो किया कल्चर प्लेट पे तो क्या देखा भाई, 2 टाइप की कॉलोनीज बन रही हैं। अब ये 2 टाइप की कॉलोनीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पूरा आंसर इसी पे बेस्ड है। एस टाइप की मतलब क्या है, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज। भाई एक कॉलोनीज तो कुछ इस टाइप की है कि वो स्मूथ भी हैं और वो शाइनी भी हैं। ये जो रेड वाली आपको दिख रही है ये स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज हैं और इसको हमने एस से डिनोट किया है, ठीक है। दूसरी वाली है जो कि आर से डिनोट किया है, रफ कॉलोनीज, बहुत रफ सी कॉलोनीज हैं, उनको बोला गया है आर कॉलोनीज, ठीक है। ये है कल्चर प्लेट, इस पे आप स्मूथ शाइनी कॉलोनीज और रफ कॉलोनीज के बीच में अच्छे से समझ पा रहे हो। रेड कलर वाली क्या है, स्मूथ कॉलोनीज हैं, और येलो कलर वाली हैं रफ कॉलोनीज। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे अच्छे से समझो आप लोग। बैक्टीरिया के पास में 2 स्ट्रेन्स हैं। बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बार बार मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा ये चीज़ को रिवाइज करें ताकि आप लोगों को अच्छे से अभी याद हो जाए, ठीक है। 2 इसके पास में स्ट्रेन्स थे, क्या थे, एक वायरुलेंट था, दूसरा था नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट से मतलब है जो कि कोज कर रहा है निमोनिया, ठीक है। वायरुलेंट से मतलब क्या है, जो निमोनिया कोज करता है वो स्ट्रेन, ओके। नॉन वायरुलेंट से मतलब है जिस स्ट्रेन से निमोनिया कोज नहीं होता, ठीक है। मतलब वायरुलेंट वाला तो डेंजरस हो जाएगा क्योंकि ये तो निमोनिया कोज कर रहा है, और नॉन वायरुलेंट वाला मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन कोज द निमोनिया, जिसको एस टाइप बोलेंगे, ठीक है। एस टाइप वाला वायरुलेंट है, जो पीछे मैंने बताया था कल्चर प्लेट पे, उसमें जो एस टाइप वाला है वो वायरुलेंट है। अब आप लोग ये समझो कि दिखने में तो बड़ा स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज दिख रही हैं, लेकिन ये वायरुलेंट है, हाँ ये वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट कैसी हैं, जो कि प्रोड्यूस नहीं करती डिजीज निमोनिया को, ये है आर टाइप वाली। फिर इससे अच्छा तो रफ वाली हैं जो कि नॉन वायरुलेंट है और डिजीज भी कॉज नहीं करती हैं, ठीक है। अब देखो एस टाइप वाली क्या है, ये डिजीज कॉज करती हैं, ये वायरुलेंट है, तो ये क्यों है, ऐसा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये कवर्ड होती हैं बाय अ शीथ ऑफ म्यूसिलेज पॉलीसेकेराइड अराउंड देम। मतलब एक पॉलीसेकेराइड की म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, आप कुछ ऐसे से समझो। देखो ये है एस टाइप वाला, तो इसके बाहर में ये क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ है, ठीक है। ये शीथ प्रोटेक्ट करेगी फेगोसाइटोसिस ऑफ द होस्ट, मतलब होस्ट इसको आके किल ना कर दे तो ये अपने आप को बचा लेगी। अब शीथ की वजह से ये है वायरुलेंट, और ये हम बात कर रहे हैं एस टाइप वाले की, ओके। आर टाइप वाले में ये नहीं होती है, जो ये शीथ है ये आर टाइप वाले में प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए ये नॉन वायरुलेंट होता है, ओके। अब देखो क्या हुआ था, मेन कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। 2 टाइप की स्ट्रेन थी, एस स्ट्रेन एंड द आर स्ट्रेन। अब एस स्ट्रेन को अगर माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, एस स्ट्रेन वाले को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, ये वायरुलेंट थी तो इसकी वजह से माइस मर गए। ये वायरुलेंट थी, जो एस टाइप वाली थी वो वायरुलेंट थी, उसकी वजह से माइस मर गए। लेकिन जो आर टाइप वाली थी वो कैसी थी अपने पास में, नॉन वायरुलेंट, ठीक है।
नॉन वायरुलेंट, इनमें इंजेक्ट किया माइस में आर टाइप वाले को, तो माइस लाइव, माइस जिंदा थे, ठीक है, माइस जिंदा थे आर टाइप के स्ट्रेन को इंजेक्ट करने के बाद भी। लेकिन एस टाइप का किया तो माइस मर गए। अब आगे की कहानी देखो क्या थी। देखो, ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, इतना करने के बाद भी उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उनको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। भाई जो वायरुलेंट है वो मार देगा, जो नॉन वायरुलेंट है वो नहीं मारेगा, ये तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस थी। लेकिन और आगे क्या चेंजेस किए गए, ये चेंजेस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। हीट किया गया बैक्टीरिया को मारने के लिए, जो टेम्परेचर है उसको राइज किया गया, ठीक है। एस स्ट्रेन प्लस में हीट किल्ड, मतलब हीट की वजह से जो किल्ड हो गए थे, एस स्ट्रेन और हीट किल्ड। इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस लाइव था, माइस जिंदा था। देखो एस स्ट्रेन वाला वायरुलेंट था, लेकिन हीट किल्ड इसकी में डाला गया, हीट किया गया, टेम्परेचर को बढ़ाया गया, तो टेम्परेचर की वजह से जो बैक्टीरियाज थे वो मर गए थे, हीट की वजह से किल्ड हो गए थे। लेकिन उनको डाला तो भाई वो जिंदा देखने को मिले हमें, ठीक है। और जो एस स्ट्रेन वाला हीट किल्ड प्लस में आर स्ट्रेन लाइव, आर स्ट्रेन लाइव, हीट किल्ड और एस स्ट्रेन, इसके अंदर क्या ऐड किया गया है, आर स्ट्रेन लाइव को ऐड किया गया है। और अगर ये इंजेक्ट किया माइस में तो देखने को मिला माइस मर चुका है, ठीक है, माइस मर चुका है। जब ये देखा तो देखा गया कि माइस डेड था। ओके, अब देखो आगे क्या है, उन्होंने क्या कंक्लूड किया इससे, उन्होंने कंक्लूड किया दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। देखो आर स्ट्रेन वाला तो किल नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट के केस में देखा कि उसकी वजह से माइस मर गए हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। एस स्ट्रेन वाला जो है हैड एनेबल द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। जो एस स्ट्रेन वाला था उसकी वजह से आर स्ट्रेन वाला भी अपने बाहर में पॉलीसेकेराइड की शीट को उसने बना लिया और वो भी वायरुलेंट हो गया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, कंक्लूजन ये है कि एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है आर स्ट्रेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया में। ओके, अब जो उसका दूसरा पार्ट था, जो 3 साइंटिस्ट के नाम थे वो देखेंगे अब हम इसमें कि क्या है उनका कंट्रीब्यूशन। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ओसवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैक्लॉड एंड द मैकलीन मैकार्टी। 1933 to 44 इनका वर्क चला था, एक्सपेरिमेंट का। वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। भाई ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से बायोकेमिकल नेचर पता करना, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। उन्होंने प्योरीफाई किया बायोमोलिक्यूल्स को, बायोमोलिक्यूल्स से मतलब है प्रोटीन्स को, डीएनए को एंड द आरएनए, ओके, फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। मेन तो यहाँ पे एस स्ट्रेन था, क्योंकि एस स्ट्रेन की वजह से आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लेके उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटीन, डीएनए, ये सब आरएनए इनको प्योरीफाई कर लिया, ठीक है। दे एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम। अब उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम डालना शुरू किया टू सी विच कुड ट्रांसफॉर्म आर लाइव सेल्स टू एस सेल। भाई ऐसा क्या हुआ, जो आर सेल्स हैं वो एस सेल्स की तरह ही बन गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। तो क्या हुआ था, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको प्रोटीएज बोला जाता है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको आरएनएज बोला जाता है, ठीक है। डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब प्रोटीएज भी अफेक्ट नहीं कर रहा है, आरएनएज भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है तो वो है डीएनएज, ओके। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वॉज नॉट द प्रोटीन और द आरएनए, ठीक है। डाइजेशन कराया गया अब डीएनए के साथ में, डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जब डाइजेशन करवाया गया डीएनए के साथ में तो देखा गया कि ये इनहिबिट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को। अब ट्रांसफॉर्मेशन इसकी वजह से इनहिबिट हो रहा है, मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब डीएनए का यहाँ पे रोल है, ठीक है। तो डीएनए का यहाँ पे रोल है, तो पता चल गया भाई डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल, ओके। आप लोगों को समझ में आया ये अच्छे से, डीएनए था जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही थी, क्योंकि डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल है, वो ट्रांसफर हो गया,
ठीक है, एस सेल्स से वो आर सेल्स के अंदर भी ट्रांसफ़र हो गया और वो भी वायरुलेंट बन गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डिस्क्राइब करना है मैसेल्सन एंड स्थेल्स एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, और बाद में बताना है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अच्छे से आप लोग अच्छे से समझ लो। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका मैं रिप्लाई दूंगी। ओके, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, देखो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। वो क्यों होता है? देखो, मैथ्यू मैसेल्सन एंड द फ्रैंकलिन स्टेल परफॉर्म किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन द 1958 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रो किया ई कोलाई को, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, इन अ मीडियम कंटेनिंग N15 जो कंटेन कर रहा है। N15 क्या है? यहाँ पे ये है हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के आइसोटोप, हैवी आइसोटोप में ग्रो किया एज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर मैनी ईयर्स। यही मैनी ईयर्स तक यही सोर्स चला था। ठीक है, नाइट्रोजन का मैनी जनरेशन्स तक यही सोर्स था नाइट्रोजन का। N15 लिया जिसको हैवी आइसोटोप बोला जाता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो NH4Cl में ग्रो किया गया N15। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अभी N15, दूसरी चीज़ क्या होगी? वो N14 वाली होगी, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ क्या है। N15 इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए। रिजल्ट ये था कि जो N15 था वो इनकॉर्पोरेट हो गया न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में। मतलब न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में N15 भी देखने को मिला। ठीक है, समझ में आया? N15 लिया था। अब देखो क्या था, दूसरे वाला जो लिया था वो था N14। मैं यहाँ लिख देती हूँ N14। ओके, द हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। भाई नॉर्मल डीएनए से हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? वो आप करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन इन द सीजियम क्लोराइड, CaCl में सेंट्रीफ्यूगेशन चलेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन अपने आप में डिस्टिंग्विश कर देगा कि हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कौन सा है और नॉर्मल डीएनए कौन सा है। ठीक है, यही टेक्निक यूज़ की जाती है जब नॉर्मल डीएनए को बल्क डीएनए से सेपरेट करना हो। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट क्या पता चला? N15 is not a radioactive isotope but it can be separated from the N14 only on the basis of densities। यहाँ पे दो चीज़ें थी, अब वापस से थोड़ा सा क्लियर करो। N15 था, N14 था। जब ग्रो किया गया ई कोलाइस को मीडियम में तो एक था N14 और दूसरा था N15। अब क्या देखने को मिला कि N15 और N14 जो है सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से जब किया गया डेंसिटी ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया सीजियम क्लोराइड में, तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझो। यहाँ पे था N15 डीएनए में N15 को इनकॉर्पोरेट किया तो पहली जनरेशन में क्या देखने को मिला? यहाँ पे हैवी था। ठीक है, अब ये था पेरेंटल, आप ये समझ लो कि ये पेरेंटल टाइप के थे। अब 20 मिनट्स बाद जो इसका टाइम होता है रेप्लिकेशन का ई कोलाई का, वो 20 मिनट्स होता है। ठीक है, तो 20 मिनट्स के बाद देखने को मिला तो क्या था? N15 टू N14। भाई N14 भी है और N15 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे है हाइब्रिड हमें मिला N15 का और N14 का। ओके, और जब और आगे देखा गया दूसरी जनरेशन में, ये थी फर्स्ट जनरेशन और यहाँ पे है अपने पास में सेकंड स्लॉट, और यू कैन से फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट। सेकंड स्लॉट में वापस से कराया गया तो 40 मिनट्स बाद क्या देखा सेकंड जनरेशन में कि यहाँ पे N14 मिला है। ठीक है, और क्या है N14 के यहाँ पे दो देखने को मिले और दो यहाँ पे देखने को मिले हैं हाइब्रिड जिसके अंदर क्या है N15 है एंड N14 है। ओके, यहाँ पे क्या है N14 N15 N14 दोनों के मतलब बैंड देखने को मिले हैं। समझ में आया आप लोगों को? ये पहले तो यही था गाइस कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में देखा गया तो N14 N15 का हाइब्रिड हमें मिला था, लेकिन दूसरी वाली जनरेशन में देखा गया तो हमें दो बैंड मिले हैं, एक लाइट बैंड और दूसरा हाइब्रिड बैंड। हाइब्रिड बैंड में क्या होता है? इसमें N14 और N15 होता है, और लाइट बैंड में क्या होगा? N14 N14। ओके, जो ये ऊपर वाले हैं ये वाले, तो यहाँ पे मिक्स हमें देखने को मिला है। तो इस वाली चीज़ से आप लोगों को क्या पता चलता है कि भाई सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, सेमी
कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्व हुआ है यहाँ पे, जो ये एक स्ट्रैंड है ये कंजर्व हुआ है, ठीक है, इन द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। ओके, अब देखो क्या है, थोड़ा सा डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ गया, अब उसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। देन दे ट्रांसफर द सेल्स इनटू अ मीडियम नॉर्मल N14 NH4Cl, दे टुक सैम्पल्स एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल, डेफिनेट टाइम इंटरवल पे सैम्पल्स लिए गए, ठीक है, क्योंकि सेल मल्टीप्लाई करेंगी, एंड एक्सट्रैक्टेड द DNA, द वेरियस सैम्पल्स सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन द सीजियम क्लोराइड टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ द DNA, DNA की डेंसिटीज को मेजर किया गया, हमें लास्ट में लाइट बैंड और हाइब्रिड बैंड देखने को मिला है। ओके, उससे हमें पता चला कि भाई सेमी कंजर्वेटिव नेचर है ये, ठीक है। दस द DNA was extracted from the culture वन जनरेशन आफ्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम N15 टू N14, ये ट्रांसफर देखने को मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, N15 टू N14, ओके, हैज़ अ हाइब्रिड और द इंटरमीडिएट डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी का देखने को मिला था हमें। DNA को वापस से एक्सट्रैक्ट किया गया और वापस से उसको देखा गया। ओके, समझ में आया आप लोगों को गाइस, अच्छे से ये वाला पार्ट समझ में आया। लास्ट में बेसिकली यही था कि हाइब्रिड हमें देखने को मिला है, कुछ इंटरमीडिएट देखने को मिला है हमें, ओके, लाइट बैंड एंड द हाइब्रिड बैंड। ओके, रेप्लिकेशन में क्या है, दूसरा अपने पास में यही था कि रेप्लिकेशन प्रोसेस को समझाना है। रेप्लिकेशन होता क्या है, ये चीज़ मैं थोड़ी सी डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में ये रेप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं था, तो यहाँ पे आप लोग समझ लो। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन कॉपीज ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव, मतलब क्या है, डीएनए से डीएनए की कॉपीज का बना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, ठीक है, और रेप्लिकेशन प्रोसेस है अपना सेमी कंजर्वेटिव। इट इज़ द टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इन विच द वन स्ट्रैंड ऑफ द डॉटर ड्यूप्लेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंटल while the other strand is formed in you। यहाँ पे आप लोग समझो क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रैंड है ये होगा डॉटर स्ट्रैंड और जो ये वाला स्ट्रैंड होगा ये होगा पेरेंटल, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रैंड नया देखने को मिला है और एक स्ट्रैंड हमें पेरेंटल ही मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड नया मिला है और पेरेंटल वाला भी इसके अंदर है, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंजर्व हुआ है, सेमी कंजर्वेटिव है ये। ओके, जो रेप्लिकेशन के लिए मशीनरी और एंजाइम्स चाहिए, मतलब बेसिकली जो एंजाइम्स चाहिए वो क्या है, इन द लिविंग सेल सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट, एंजाइम्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और वो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे डीएनए की बात चल रही है, मतलब डीएनए से डीएनए का बनाना, डीएनए पे डिपेंड होगा और डीएनए का पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज यहाँ पे मेन एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, रेप्लिकेशन कुछ ऐसे चलता है, पहला प्रोसेस इसमें होगा, पहला स्टेप होगा प्रोसेस में एक्टिवेशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मतलब है डीऑक्सी अमाइनो एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, डीऑक्सी एएमपी का मतलब क्या है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड द थाइमीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, सबके आगे डी मतलब डीऑक्सी, तो ये यहाँ पे 4 टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब एक्टिवेशन करवाने के बाद में क्या होगा, एक्टिवेशन करवाने के बाद में जो मोनोफॉस्फेट्स हैं यहाँ पे वो ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो मोनोफॉस्फेट है यहाँ पे वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, आर द फर्स्ट फॉस्फोराइलेटेड एंड चेंज्ड टू द एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में ये चेंज हो जाएंगे, विच हैव द 3 फॉस्फेट रेजिड्यूज, यहाँ पे 3 फॉस्फेट के रेजिड्यूज हैं, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, वापस से बोलती हूँ, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, मोनो का मतलब है सिंगल, ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब है 3, तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट कैसी है, एक्टिव फॉर्म है, ओके। इंस्टेड ऑफ 1 यहाँ पे 3 देखने को मिलते हैं। ट्राइफॉस्फेट्स ऑफ द बेसिस सर्व ड्यूअल फंक्शन, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था आपको कि ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा फॉर द पॉलीमराइजेशन, ओके। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा एक्सपोजर ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड,
देखो, ध्यान से दिमाग में अच्छे से समझ के चलो। सबसे पहले हमने एंजाइम की बात की है, ठीक है, कि भाई देखो, आप कोई भी काम करने जा रहे हो, अब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके पास में सामान ही नहीं है तो आप कैसे काम चालू करोगे, आपका काम ही स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले हमने एंजाइम की बात कर ली जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मेन यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले तो एक्टिवेशन हुआ, उसके बाद में जो डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे वो अनवाइंड हो जाएंगे, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड्स तो अपने पास में कुछ ऐसे से प्रेजेंट थे ना। अब ऐसे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, मतलब इसको अनवाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्ट ओवर द ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज का मतलब क्या है, ये यहाँ पे अनवाइंड कर देगा, अनवाइंड, इसीलिए इसका नाम अनवाइंडेज भी रखा गया है। तो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि हेलिकेज का और अनवाइंडेज दोनों एक ही चीज़ें हैं, उसका क्या काम होता है, तो उसका काम होता है टू अनवाइंड द 2 strands ऑफ डीएनए। ओके, अनवाइंडिंग ऑफ द 2 strands ऑफ डीएनए इज डन बाय द हेलिकेज और यू कैन से अनवाइंडेज। तो क्या करेंगे, अनवाइंड कर देंगे ये दोनों स्ट्रैंड को, ठीक है, और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे स्ट्रैंड्स। अब स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं तो उन स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, उनको स्टेबल करना पड़ेगा ना। दोनों स्ट्रैंड जो अलग हुए हैं उनको स्टेबल करना पड़ेगा। आप लोग कभी एक चीज़ देखते हो, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहूँगी इस बात पे। देखो, 2 रोप होती हैं या आप बोल दो कि 2 रस्सियाँ, आप जब भी उसको वाइंड करना शुरू करते हो, अगर वो थोड़े टाइम तक ऐसे वाइंड ही रहेगी और फिर आप उसको अनवाइंड करोगे तो क्या होगा, जो रस्सी होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिलेगा कि यार अभी भी वो वाइंड टाइप की है, ठीक है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते थे कि उसका बल देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसे से देखने को मिलेगा। देखो, अगर आप अलग भी कर दोगे ना इसको तो भी ऐसे देखने को मिलेगा, देखो ऐसे से देखने को मिलेगा आपको। तो इसको स्टेबल बनाना है हमें, जो ये यहाँ पे है ना, ये नोचेस जो आ गई हैं इसको हमें स्टेबल बनाना है, ठीक है। इस नोच को, जो ये यहाँ पे स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी कौन देगा, इसको ठीक कौन करेगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसा है और हमें इसको अब बनाना है कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा बनाना है हमें। तो आप लोग समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो ये यहाँ पे स्ट्रैंड्स हैं उसको स्टेबल बनाना है, ठीक है, और वो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, SSBs मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगी, वो उसको स्टेबलाइज कर देंगे। ओके, अनवाइंडिंग क्रिएट्स द टेंशन। भाई अनवाइंडिंग जब हुई थी तो उसकी वजह से उसमें टेंशन क्रिएट हो गई थी, जो कि रिलीज हो जाती है बाय द एंजाइम टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, जो टेंशन आई थी स्ट्रैंड के अंदर उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर द लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द 2 strands कैन नॉट बी सेपरेटेड एट इट्स एंटायर लेंथ। अब आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो अपने कम्प्लीटली अनवाइंड हो गई, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डीएनए है वो बहुत लंबा होता है। थोड़ा सा स्ट्रैंड अनवाइंड हो जाएगा, उसके बाद में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी। अब बहुत बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल को अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए एनर्जी भी तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना। अब सारी एनर्जी यही लगा दोगे तो रेप्लिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए, थोड़ा सा अनवाइंड हुआ वहीं से रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। हेलिक्स रेफर टू एज रेप्लिकेशन फोक, और जो रेप्लिकेशन बनने के लिए अब तैयार हो गया है उसको रेप्लिकेशन फोक बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो कि वाई शेप का दिखता है, आपको दिख रहा होगा ना ये वाई शेप का। यहाँ पे टोपोआइसोमरेज आया, टेंशन को रिलीज कर दिया। यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आया, क्या कर दिया, अनवाइंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझो, देखो 5' to 3' डायरेक्शन, यहाँ पे 3' to 5', क्योंकि इनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। अब नए स्ट्रैंड का बनना कौन सी डायरेक्शन में चलता है, फटाफट से बताओ, 5' to 3' डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूस चलता है। दूसरा स्ट्रैंड होगा यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस, जिसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ओके। और ये जो कॉन्टिन्यूस वाला है इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे एंजाइम आके अपना फंक्शन करेगा, अनवाइंड कर देगा, टोपोआइसोमरेज आके टेंशन रिलीज कर देगा और ये आगे अपना काम चालू कर देगा, ठीक है। देखो, तीसरी चीज़ जो इसके लिए चाहिए थी, तीसरा जो स्टेप था वो था आरएनए प्राइमर। इट इज़ एसेंशियल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द न्यू डीएनए चेन। न्यू डीएनए की चेन को बनाने के लिए आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। आरएनए प्राइमर क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रैंडेड ऑफ आरएनए विच इज सिंथेसाइज्ड एट द 5' एंड ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड।
5 डैश एंड पे ये सिंथेसाइज होगा, और ये किसकी वजह से सिंथेसाइज होगा? डीएनए स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज करेगा आरएनए प्राइमर को, जिसको प्राइमेज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये क्या कर देगा? आगे आके स्टार्ट कर देगा, इनिशिएट कर देगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए प्राइमर कॉन्स्टिट्यूट द इनिशिएशन फेज। बोल सकते हैं कि वो स्टार्ट हो चुका है डीएनए के सिंथेसिस का काम। ओके, बिकॉज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ आरएनए प्राइमर द डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ऐड न्यूक्लियोटाइड्स। भाई बिना आरएनए प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो पाएंगी, तो आरएनए प्राइमर को लेके आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आरएनए प्राइमर बिल्ड अप टू 10 बेस आरएनए एंड द 20 to 30 बेसिस ऑफ द डीएनए। 10 बेसिस आरएनए के एंड द 20 to 30 बेसिस यहाँ पे डीएनए के वो ऐड कर देता है। उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, आफ्टर स्टार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन द आरएनए प्राइमर इज रिमूव। अब जो काम था मेन न्यूक्लियोटाइड का स्टार्ट था सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड बनने का काम जो था वो शुरू हो गया, उसके बाद में आरएनए प्राइमर रिलीज हो जाएगा, और इस गैप को कौन फिल करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, डीएनए पॉलीमरेज फिल कर देगा गैप को, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? यहाँ पे सिंथेसिस कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस एंजाइम कॉल्ड द डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स के केस में 3 टाइप का होता है। रेप्लिकेशन में मेनली थर्ड वाला काम आता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मेनली थर्ड वाला काम आएगा रेप्लिकेशन में। यूकैरियोट्स के केस में 5 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन एंड द डेल्टा, ठीक है। ये 5 टाइप का होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें याद रखो। यहाँ पे क्या है? ये अल्फा वाला जो होता है लार्जेस्ट होता है एंड द मेन एंजाइम होता है रेप्लिकेशन का, जो अल्फा वाला होता है, ठीक है। और जो डेल्टा वाला होगा वो इन्वॉल्व होगा रेप्लिकेशन ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन में जो डेल्टा है, पॉलीमरेज डेल्टा, वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें आप लोग थोड़ा सा याद रखना। बेस पेयरिंग होती है, उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गई हैं तो हमें बेस पेयरिंग करानी है। 2 सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स इन द रेप्लिकेशन फोक फंक्शन एज अ टेम्पलेट। फंक्शन करेंगे टेम्पलेट की तरह, ठीक है। ए ऑपोजिट टू टी एंड द जी ऑपोजिट टू सी, यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी। फिर बाद में होगी चेन फॉर्मेशन, भाई लंबी चेन बनेगी, ठीक है। इट रिक्वायर्स द डीएनए पॉलीमरेज इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+ एंड द एटीपी और Mg2+ की ये प्रेजेंस में क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चेन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। चेन का फॉर्मेशन होगा क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो लंबी चेन बन जाएगी, ठीक है। ATGC ऐसे करके। उसके बाद में देखो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, 2 चीज़ें क्या है? ये लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो डायरेक्शन होगी उसकी ग्रोथ की 5' to 3', और लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन होगी 3' to 5'। ओके, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कभी कभी पूछ लेते हैं इस चीज़ को भी। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द रेप्लिकेटेड डीएनए 5' to 3' डायरेक्शन। 5' to 3' डायरेक्शन में जो स्मॉल शॉर्ट सेगमेंट्स बनते हैं उनको बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और ये जो फ्रेगमेंट्स सपोज करो ऐसे ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। इनको ज्वाइन कौन कर देगा? डीएनए लाइगेज। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है, डीएनए लाइगेज का काम होता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देना। ओके, उसके बाद में है लास्ट है प्रूफ रीडिंग एंड द डीएनए रिपेयर। अब सारा काम बन गया, ठीक है। बेस पेयरिंग हो गई, चेन की फॉर्मेशन हो गई, लास्ट में ये देखना बाकी है जो आपने किया है, जो रेप्लिकेशन हुआ है वो ठीक ढंग से भी हुआ है या नहीं। तो क्या होगा? उसके लिए प्रूफ रीडिंग चलेगी। आ रॉन्ग बेस इज समटाइम्स इंट्रोड्यूस। भाई कभी कभी क्या होता है ना, गलत बेस इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब गलत बेस की वजह से पूरी सीक्वेंस खराब हो गई तो क्या होगा? उस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा और उसको फिर ठीक कर देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको करेक्ट करेगा और उसको फिर आगे ठीक कर देगा और पूरा रीड करेगा कि ठीक है कि नहीं है। अब देखो मेन खेल आप थोड़ा सा यहाँ से समझ जाओ क्या है। रेप्लिकेशन फोक बना क्योंकि रेप्लिकेशन चलेगा, वाई शेप का होता है ये, कुछ ऐसी सी शेप का आप लोगों को दिख रहा होगा ना, वाई शेप का, ठीक है, बना। अब देखो क्या है, 5' to 3' डायरेक्शन में ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है जिसको लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, ठीक है। डीएनए अनजिप, डीएनए की अनजिपिंग हो रही है, यहाँ पे अनजिपिंग कौन कर रहा है? हेलिकेज एंजाइम,
ओके, या फिर इसको अनवाइंडेज भी बोलते हैं। अब इसको स्टेबलाइज भी करना है, स्टेबलाइजिंग के लिए आ जाएंगे SSBs, और टेंशन रिमूव करने के लिए आ जाएंगे टोपोआइसोमरेज। थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, सिर्फ इसीलिए टाइम लिया गया है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये है RNA प्राइमर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ऐड कर देगा 10 बेस RNA के और 20 से 30 DNA के, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे शुरू हो जाएंगी होनी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, DNA पॉलीमरेज, ओके, DNA पॉलीमरेज। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होनी शुरू हो गई, ये क्या बना लेगी, पूरी चेन बना लेंगी, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे ATGC यहाँ पे बेस पेयरिंग भी होगी, ठीक है। बेस पेयरिंग होने के बाद में चेन की फॉर्मेशन होगी और लास्ट स्टेप में होगा प्रूफ रीडिंग, ठीक है। अब दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे है, यहाँ पे भी चल रहा है रेप्लिकेशन साइमल्टेनियसली, लेकिन यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये ज्वाइन कर देंगे इनको, जो ये गैप है ये फिल हो जाएगा किससे, DNA लाइगेज से। तो ऐसे करके दोनों स्ट्रैंड्स में चलेगा, ठीक है। न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA बन गया है। दूसरे वाला स्ट्रैंड होगा लैगिंग स्ट्रैंड, ओके। आप लोगों को समझ में आया रेप्लिकेशन का गाइस, मैंने पूरा ट्राई किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, हु प्रपोज्ड इट। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा और किसने प्रपोज किया था। The principle of the central dogma of molecular biology, molecular biology की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, that the genetic information always flows unidirectional flow चलता है genetic information का। कैसे, DNA से mRNA, मतलब DNA से RNA, ठीक है, DNA से RNA, और उसके बाद में RNA से प्रोटीन, mRNA टू प्रोटीन, और ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा, ठीक है। DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, ये होगा ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन। किसने प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझो, देखो DNA से DNA का बनना क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। DNA से mRNA का बनना, सॉरी, DNA टू DNA का बनना इज रेप्लिकेशन, ठीक है। DNA से DNA रेप्लिकेशन, DNA टू RNA इज द ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA टू प्रोटीन इज द ट्रांसलेशन। तो यही कहलाएगा सेंट्रल डोग्मा। आप देख रहे हो ना, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ये चल रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड, व्हाट डज ईच वन इंडिकेट। स्टॉप कोडॉन, अनएम्बिगस कोडॉन, डीजेनरेट कोडॉन एंड द यूनिवर्सल, इन चारों के बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप कोडॉन की। क्या है ये, टर्मिनेशन कोडॉन। स्टॉप कोडॉन को टर्मिनेशन कोडॉन भी बोला गया है। और द स्टॉप कोडॉन्स क्या है, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे याद रखना, UAA, UAG, UGA, ठीक है। UAA, यू तो सबके आगे लगा देना, AAAGGA ऐसे करके याद रखना, AAAGGA, ठीक है। दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, कोई और अमीनो एसिड के लिए फिर ये कोड नहीं करते, कोई भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन्स हैं, ओके। स्टॉप कोडॉन का जहाँ पे भी नाम आता है आप लोग समझ जाना, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, ओके। अनएम्बिगस कोडॉन क्या होते हैं, द जेनेटिक कोड is specific, that is one codon specifies only one amino acid, एक कोडोन एक अमीनो एसिड, एक कोडोन एक अमीनो एसिड, तो क्या है, स्पेसिफिक होते हैं ये, ठीक है, अमीनो एसिड्स के लिए। तीसरा है डीजेनरेट कोडॉन, क्या है, दिस इंडिकेट दैट अ सिंगल अमीनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन कोडॉन। डीजेनरेसी कोडॉन में क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि एक सिंगल अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन 2 कोडॉन, मतलब क्या है, यहाँ पे एक होगा अमाइनो एसिड, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, या फिर 1 या 1 से ज़्यादा, ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोडॉन, ठीक है। चौथा है अपने पास में यूनिवर्सल कोडॉन, दिस इंडिकेट दैट द वन कोडॉन कोड्स फॉर द सेम अमाइनो एसिड एंड इन ऑल स्पेसिफिक फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। एक कोडॉन सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, बैक्टीरिया में भी और ह्यूमन में भी। यू ये किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलेनिन के लिए, तो ये हो जाएगा अपना यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज अमाइनो एसिटाइलेशन, अमाइनो एसाइलेशन। ठीक है, आई रिपीट, व्हाट इज अमाइनो एसाइलेशन। अमाइनो एसाइलेशन क्या होता है? अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी आर लिंक्ड टू टीआरएनए। मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब आप लोग समझे क्या है? अमीनो एसिड्स और यू कैन से अमाइनो एसिड्स एक्टिवेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ठीक है, और इनका किसके साथ में लिंक होता है? इनका लिंक होता है टीआरएनए के साथ में। ठीक है, टीआरएनए के साथ में लिंक होगा और एटीपी के जब भी प्रेजेंस होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स। ओके, कैरीज अमीनो एसिड्स। अब देखो क्या करते हैं ये, कैरीज अमाइनो एसिड इन टू द साइट ऑफ सिंथेसिस रीचेज अमाइनो एसिड टू द रेस्पेक्टिव कोडॉन। सबसे पहले अमाइनो एसिड को लेके आएंगे जिस साइड पे सिंथेसिस चल रही होगी, उसके बाद में उस अमाइनो एसिड को क्या करेंगे? रेस्पेक्टिव कोडॉन तक लेके जाएंगे। ठीक है, बेसिकली इनका काम क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? कैरी करता है अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को कैरी करने का काम कौन करता है? टीआरएनए। तो यही इसका बेसिक फंक्शन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन द इंड्यूसर एंड द रिप्रेसर इन लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। जो कंफ्यूजिंग चीज़ें थी मैंने सिर्फ वही ली हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन जब मैं करवा रही थी तो लैक ओपेरॉन का मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया था, आप लोग वो वीडियो जाके देखें। जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे और जो बेसिक क्वेश्चन सेम मिले हुए थे वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए। ठीक है, इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है। ओके, और उसके लिए सबस्ट्रेट क्या है? लैक्टोज। मतलब एक टाइप से इसकी मील है, ये एक टाइप से खाना है, आपका फूड होता है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था। आपकी मील क्या है? आपका फूड। ठीक है, और इसकी मील क्या है? लैक्टोज। एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द एपेरॉन। यही रेगुलेट करेगा कि स्विच ऑन कंडीशन होगी या ऑफ होगी। ओके, तो इंड्यूसर क्या है यहाँ पे अपने पास में? लैक्टोज होगा। रिप्रेसर क्या है? द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द जीन। जीन से सिंथेसाइज होगा और कॉन्स्टिट्यूटिवली ये चलेगा, कॉन्स्टिट्यूटिवली ये चलता रहेगा थ्रू आउट द जीन। ओके, द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर, बाइंड करेगा ये ऑपरेटर के साथ में, एंड द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। क्या हुआ? रिप्रेसर, कुछ ऐसे से मैं आप बना देती हूँ, ये है अपने पास में रिप्रेसर। ओके, रिप्रेसर। प्रोमोटर रीजन पे बाइंड हुआ, ये है प्रोमोटर। प्रोमोटर रीजन पे ये आके बाइंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे होता है ऑपरेटर रीजन, और ये क्या है? पूरा स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। अब क्या होगा? अगर ये आके यहाँ पे बाइंड हो गया तो आगे ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन होने वाला था गाइज। आज बोल रही हूँ आपको, आगे जो एक्सप्रेशन होने वाला था वो नहीं होगा। जो जीन का रेगुलेशन होने वाला था एक्सप्रेशन का वो नहीं होगा। जैसे ही आके यहाँ पे बाउंड हुआ तो यहाँ पे क्या होने वाला था? ट्रांसलेशन। और दूसरा प्रोसेस बताओ इसके बाद में, इससे पहले बताओ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिप्रेसर उसको रिप्रेस कर देगा, इनएक्टिव बना देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपने पास में? क्वेश्चन नंबर 14, नेम द मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएज एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के केस में मेजर टाइप आरएनएज के क्या हैं? एक्सप्लेन करना है उनका रोल। ओके, 3 टाइप के होते हैं आरएनएज। क्या है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एमआरएनए क्या है? प्रोवाइड द टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। भाई प्रोटीन को सिंथेसाइज होने के लिए टेम्पलेट चाहिए होगी। ठीक है, आप देखते हो ना, ये एमआरएनए होता है, एमआरएनए, और ये क्या होता है? ये राइबोसोम लार्जर यूनिट, और ये होती है स्मॉलर यूनिट, ये एमआरएनए होती है। ये कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। टीआरएनए, यहाँ पे टीआरएनए क्या करेगा बताओ? अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करेगा, मतलब यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को लाने का काम करेगा। तो बेसिकली एमआरएनए का काम क्या है? प्रोवाइड कराता है टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्रिंगिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वो वहाँ से लेके आता है। ठीक है, रीड करके। टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए इट्स एंटीकोडोन लूप रीड द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड को रीड करेगा ऑन द एमआरएनए, ब्रिंग द कॉरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड।
जेनेटिक कोड को रीड किया, उसके बाद में जो अमाइनो एसिड चाहिए था वो अमाइनो एसिड को ये लेके आया, ठीक है, और उसको बाइंड कर दिया ऑन द mRNA, ठीक है। अब rRNA का काम क्या है, फॉर्म्स अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनता है जैसे कि 23S RNA। कैसे एक्ट करता है, एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, जिसको राइबोजाइम भी बोला जाता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कैटलिस्ट जो राइबोजाइम है वो चाहिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ओके। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग लिंक पे चले जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको, आप लोग जाके वहाँ से रीड कर लें इसको, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे गाइज। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हो, मेरी वीडियोस में अगर आप लोग अच्छे से देखते हो, कंसेप्ट को क्लियर करते हो, तो आपके इस चैप्टर में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर पाएंगे। नेम द साइंटिस्ट हु पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट कैन असिस्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में एडेप्टर मॉलिक्यूल का क्या काम होता है और कौन से साइंटिस्ट ने ये पोस्टुलेट किया था, ठीक है, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने ये दिया था। सेकेंड अपने पास में है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। देखो क्या है, इसके पास में एक DHU लूप होती है, इसके पास में 2 आर्म्स होती हैं, ठीक है, एक ये मिनी आर्म होती है, मिनी स्मॉल, इसके पास में DHU लूप होती है। आप एक बार पहले ये डायग्राम आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लो, उसके बाद में मैं आगे बता देती हूँ क्या है। देखो ट्रांसफ़र RNA tRNA, उसको सोल्यूबल RNA भी बोला जाता है, sRNA सोल्यूबल RNA भी इसको बोला जाता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड द इन्वर्टेड एल। तो जहाँ पे भी बात चले क्लोव लीफ स्ट्रक्चर की और इन्वर्टेड एल की, तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे tRNA की बात चल रही है, ठीक है। इसके पास में 2 रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, द एंटीकोडोन साइट एंड द अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। भाई एंटीकोडोन साइट, ठीक है, रीड भी तो करना है ना कोड को, वो और अमाइनो एसिड की बाइंडिंग साइट। At the 3' end, beside this it has 2 arms, the ribosomal binding arm, राइबोसोम जहाँ से बाइंड होते हैं, ठीक है, एंड द DHU आर्म, इसके पास में एक DHU आर्म भी होती है। इनिशिएटर tRNA रिकॉग्नाइज द स्टार्ट कोडोन। इनिशिएटर का मतलब है रिकॉग्नाइज करना, इनिशिएट करना, ठीक है। स्टार्ट कोडोन क्या है अपने पास में, AUG, मिथियोनिन एंड द उसको ट्रिप्टोफैन भी बोलते हैं, ओके। tRNA एक्ट एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल दैट रीड्स द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को रीड करेगा और वो एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, ओके। रोल क्या है tRNA के ट्रांसलेशन में, द tRNA इज मेंट फॉर द ट्रांसफरिंग अमाइनो एसिड टू राइबोसोम फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए यहाँ पे क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझो, ठीक है, क्या है यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझो। देखो यहाँ पे ये mRNA है, यहाँ पे ये है mRNA, यहाँ पे ये राइबोसोम की क्या होती है, 2 यूनिट्स होती हैं, एक लार्जर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट, ठीक है, लार्जर यूनिट एंड द स्मॉलर यूनिट। अब क्या होगा, यहाँ पे कोडोन्स प्रेजेंट है, कोडोन्स को रीड कौन करता है, आप लोग बताओ, कोडोन्स रीड करने का काम कौन करेगा, बताओ बताओ फटाफट से बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। रीड किया और यहाँ पे tRNA, ये मैं यहाँ बना देती हूँ, ये है tRNA। tRNA क्या करेगा, यहाँ से अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा और mRNA पे लाके यहाँ बाइंड कर देगा, ठीक है, mRNA पे यहाँ पे लाके बाइंड कर देगा। तो ये कुछ ऐसा सा लगेगा देखने में, ये लंबी सारी चेन जो है इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोला जाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन के टाइम पे क्या होगा, जो ये चेन है ये सेपरेट हो जाएगी और ये चेन क्या है, प्रोटीन। ये किसके लिए आगे कोड कर रही है, ये कोड कर रही है आगे प्रोटीन के लिए। तो बेसिकली क्या है, tRNA का ट्रांसफ़र करने का काम होता है अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। इसके पास में 2 आर्म होती है, एक DHU लूप होती है, एक रिकॉग्निशन साइट होती है इसके पास में, दूसरा एक बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक और इन्वर्टेड एल लाइक दिखता है। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला गया है इसको, जब आप NCERT में डायग्राम देखो, इसका बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ ऐसा सा डायग्राम इसका बनाया हुआ है, आप लोग अगर देखो तो कुछ ऐसा सा डायग्राम इसका बनाया हुआ है, ठीक है। अडेप्टर कैसा होता है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे पिन्स लगी होती हैं, आपके चार्जिंग की मैं बात कर रही हूँ, चार्जिंग अडेप्टर की,
और यहाँ पे ये वायर होते हैं। तो कुछ ऐसा सा ही स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है, इसीलिए इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला गया है, क्योंकि रिजेंबल करता है, जो चार्जिंग वाला अडेप्टर होता है ना उसके जैसा रिजेंबल करता है ये, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को अच्छी लगी ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे आप लोगों को आगे अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय, कल मिलते हैं।